अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, और मेरीन मोटन के रमज़ान दस्तरखान के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, रहमत है मेहमान। आज के हमारे मेहमान, हमारी मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और दोनों ही ख़वातीन मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और अपने अपने शोबे की में कई संगे मील अबूर किए हैं और समाजी खदमात में भी इनका एक मोतबर तरीन नाम है। इससे पहले कि मैं इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन दी मेमन TV HD पर जो आप देख रहे हैं, रब की नेमत है रमज़ान, और ये सारे सेगमेंट्स जो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहे, उन सबको आप सब तक पहुंचाने के लिए जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया है, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, उनके नाम आपके सामने पेश करूं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट हमारे, और इसके अलावा हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स और हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, जिनके तवज्जो से ये कामयाब ट्रांसमिशन आप सब तक पहुंच रही है। नाज़रीन, हमारी ख़वातीन जो का मकाम हमारे दीन में भी और हमारी इस सोसाइटी में भी किसी तौर भी कम नहीं है और कोई 50% से ज़ायद
इस स्पेसिफिक सेगमेंट को हमने मोस्टली जो है वो निगलेक्ट किया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आने वाले दिनों में गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से ना सिर्फ ये कि सोसाइटी में बल्कि अब कम्युनिटी में भी इसका रिवाज और इनको आगे बढ़ने के मौके दिन ब दिन मिलते चले जा रहे हैं। और ये इसी तरह मुमकिन हुआ जब ऐसी ख़वातीन जो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर ख़वातीन की बागडोर संभाली और अपनी अहमियत का अंदाज़ा लोगों को बताया। तो आज की हमारी पहली खातून मेहमान चेयरपर्सन हैं लेडीज़ विंग जैतून मेमन एसोसिएशन की और फाउंडिंग चेयरपर्सन हैं अब तक, फ्रॉम डे फर्स्ट से लेकर अब तक सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और इसके अलावा मास्टर्स इन उर्दू, बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन और कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर। आप समझ रहे होंगे मोहतरमा मुनीरा सूजर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आज के इस खूबसूरत रमज़ान के बाबरकत दिनों में हमारे साथ हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बनने के लिए। हमारी दूसरी मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। 24 साल से अपने शोबे से मुंसलिक हैं प्रैक्टिस के तौर पर। इसके अलावा आपने LLM मास्टर्स किया है लॉ में ही। इसके अलावा MBA HR कर चुकी हैं आप। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की लीगल एड कमेटी की एक्टिव मेंबर हैं, मेमन प्रोफेशनल फोरम की मेंबर हैं और इसके अलावा जैतपुर मेमन एसोसिएशन की जिस लेडीज़ विंग का मैंने जिक्र किया, आप उसकी एक्टिव तरीन मेंबरान में से एक हैं। मोहतरमा उज़मा इरफान एडवोकेट मेरे सामने मौजूद है। उज़मा जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें दावत दी हमारे साथ रहने के लिए। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आप जैसी काबिल ख़वातीन और एक्टिव ख़वातीन और अपने अपने शोबे में अपने एक भरपूर नाम रखने वाली ख़वातीन, जो शायद हो सकता था अपने शोबे तक ही महदूद रह सकती थी, अपनी फैमिली तक भी महदूद रह सकती थी, लेकिन आपने फ्रंट लाइन पे आए और आपने अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आगाज़ किया। मैडम, सबसे पहले आप इसे आगाज़ करूँगा जी। एजुकेशन इटसेल्फ एक इतनी वाइड सब्जेक्ट है कि इसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती स्कूल में। इसके बाद आपकी अपनी जो जर्नी है एंटरप्रेन्योर जर्नी कि 1998 से आप अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप के उस लेवल पर, जब शायद लोग इसकी स्पेलिंग भी नहीं जानते, बिल्कुल उस वक्त से आपने ये काम शुरू किया। लेकिन पहले मैं ये समझना चाहूँगा, बल्कि बताना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को भी और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जो आज का ये प्रोग्राम देख रही होंगी ख़ास तौर पर, कि अमीना सूजर का आगाज़, मुनीरा सूजर का जो इब्तदाई आगाज़ जो है वो कहाँ से होता है और कैसे होता है, किन गलियों में, किन स्कूलों में, किन कॉलेजेस से फारिगुल तहसील होकर आज जो अमीना सूजर हमारे सामने बैठी हैं। अच्छा, ये तो बहुत मुनीरा, हाँ ये तो एक बहुत लंबी जर्नी है, वो तो कभी इंशाल्लाह आपसे एक लंबी तफसील में मुलाकात करनी पड़ेगी। स्कूलिंग ये है कि हमारे अब्बू मरहूम जो थे, वो अब्बा जो थे मेरे, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं तालीम हासिल करूं और उस ज़माने में आपको पता है रुझान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारे ख़ानदान में बहुत था, हमारे ददियाल में माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सारे, लेकिन उमूमी तौर पर रुझान नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ के नाम से खौफ खाया जाता था। एक ये था कि 16, 17 साल, 18 साल बस होना है और आपकी शादी हो जानी है, स्पेशली मेमनों में। तो मैं जो हूँ अपने अब्बा की तरह एक फ़ाइटर मेरी रूह है ना, तो उस वक्त भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके तालीम हासिल की। मुनीरा जी, कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 2 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई हैं 4 साल बड़े मुझसे, हाँ, और एक मैं हूँ। इकलौती बहन और इकलौता भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब्बा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट थी कि कुछ भी पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, ठीक है अब ये करना है। फिर एकदम से साइंस पढ़ते पढ़ते मेरा रुझान हो गया मास कम्युनिकेशन करना है, अब्बा जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है उसमें भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है जैसे कि प्रेशर होता है माशरे का, शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले, उन्होंने कभी किसी काम से रोका नहीं सिवाय जॉब करने के, और किसी काम से उन्होंने नहीं रोका। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो गए, किसी काबिल नहीं हो गए, मैंने अपना सफ़र उस वक्त स्टॉप कर दिया और मैं अपना काम कर रही थी घर से। काम मैं उस ज़माने में कर रही थी कि जिस ज़माने में मतलब घरों में जो अगर औरतें काम करती थी तो मेमनों के लिए एक बहुत बड़ा ईगो इशू हो जाता था कि नहीं भाई, मतलब आप समझते हैं ना कि बेटियों की शादियां कैसे होंगी, लोग क्या कहेंगे, मतलब ये सब था। लेकिन चूंकि मैं जो हूँ, आप समझें कि एक मेरी रिबेलियस रूह है मेरे अंदर कि मुझे अगर किसी काम से रोका जाता है तो मैं ज़रूर करती हूँ होगा, हाँ, और मैं करके बहुत अच्छा करके दिखाती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जी जी। तो मैंने फिर जो है, हाँ, मैंने अपने आप को प्रूफ किया। दूसरी ये कि मुझे ये था कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, बस मुझे शुरू से ये था कि लोग पहचाने कि मुनीरा सूजर कौन है, तो मुझे अपने आप को मनवाना था।
मैं घर से काम करती रही, एग्जीबिशंस करती थी, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती थी पीसी में, अवारी में, जबकि बहुत डिफ़िकल्ट था औरतों का बाहर निकलना, और बहुत वो होता था ये सारे काम कि भाई ये कर रही हैं इस तरह से, वो किया। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मुझे ये लगा कि मुझे अब अपनी जो मेरा है, जो शादी से पहले मैंने पढ़ाया, अपनी तालीम को मैं इस्तेमाल करूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर पर बैठ के अपने आप को वेस्ट कर रही हूं। मतलब मैं जब अपने बच्चों की टीचर्स को देखती थी, लेकिन औरतों के लिए मेरा यहाँ पर ये मशवरा है कि जब आपके बच्चे कुछ बन रहे हों तो आप बेशक, अब तो देखें काम करने का दौर है, तो आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आप कुछ भी काम करने के लिए निकल रहे हैं। फिर मैंने तकरीबन 15 साल पहले मैंने शुरू किया पढ़ाना, तो एकदम से घर की हाउसवाइफ होके फिर आना, फिर मैंने IBA से मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज़ किए। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये वो था, इम्तिहान था कि मैं उर्दू पढ़ाती थी। उर्दू पढ़ाते पढ़ाते मैं कैम्ब्रिज सर्टिफाइड होना, मतलब उर्दू टीचर के लिए बहुत मुश्किल था। इवन कि मेरे जो मेंटोर थे वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या उर्दू में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं? मैं कहती थी नहीं सर, मैंने पढ़ा तो इंग्लिश में ही है ना सारी ज़िंदगी। तो बस फिर मैंने वो कैम्ब्रिज सर्टिफिकेशन का कोर्स किया। अभी मैं बहुत एक अच्छे इदारे से वाबस्ता हूँ, बहुत अच्छा उधर मेरे एज ए ट्रेनर भी मैं काम करती हूँ। और अब ये है कि अब मैंने O लेवल्स और A लेवल्स के बच्चों को प्राइवेटली पढ़ाना शुरू किया है, तो वो मेरा शौक़ है, मैं रोक नहीं सकती हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी एजुकेशन और आपकी जितनी भी इब्तदाई ज़िंदगी है उसके बारे में तो बताऊँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार उभर रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब कि 1998 में अपने किसी बिजनेस का छोटे से घर से ही सही आगाज कर लेना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े जिसे मैं कहूँगा, या कितने लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ा, मैं इससे सवाल लूँगा। लेकिन मैं पर थोड़ा उस्मा जी से बात कर लूँ। उस्मा जी, एडुकेसी इटसेल्फ ये तो घर में बैठ कर हो ही नहीं सकता। मतलब इसकी तो पढ़ाई से लेकर, इसकी प्रैक्टिस से लेकर, इनिशियल दिनों से लेकर फिर इसको बाकायदा प्रैक्टिसिंग एज एन प्रोफेशन बना लेना, ये घर से बैठ के हो नहीं सकता। उसके लिए कम से कम अदालतों में तो जाना पड़ता है। शायद अब आजकल कुछ टीवी की सहूलतें मौजूद हो गई कि टीवी पे भी हो सकता है कुछ आपके केसेस लड़े जा सकें, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आप 24 साल से इस फील्ड क्यों एडुकेसी और बहुत सारे ऑप्शंस थे, और ख़वातीन के लिए तो नो डाउट बहुत सारे ऑप्शंस वैसे भी उस वक्त भी खुले हुए थे, अगर करना ही है तो टीचिंग भी हो सकती थी, क्यों एडुकेसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन करने की मुबारकबाद आपको। बहुत शुक्रिया। और एडुकेसी इटसेल्फ एक टफेस्ट काम है बहुत, बट किसी की रिप्रेजेंटेशन करना और उस तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाना जिसकी रसाई उस तक मुमकिन ना हो, तो ये समझ लें कि एक पैशन है, एक शौक़ है जो बचपन से था। और उसकी इब्तिदा इस तरह हुई कि वालदा की गोद से मिला, क्योंकि मेरी वालदा माशाल्लाह एक एडवोकेट है, ज़ुबैदा मोटन एडवोकेट की बेटी हूँ मैं। और उन्होंने जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग भी मेरी की और तरबियत इस तरह की मिली। और जब छोटी थी तभी उनको लगता था कि मेरे अंदर भी एक लॉयर मौजूद है। वो तो बाय जीन तो था ही। बिल्कुल था, ऐसा ही है। और इसी में मेरा जो जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुआ, फिर लॉ ग्रेजुएशन हुआ, तो शौक़ ज़रा ज़्यादा बढ़ा और समझ आया कि वकालत क्या है। और जिस ज़माने में ग्रेजुएशन कर रही थी तो अम्मी की जो है वो जूनियर भी हुआ करती थी, तो उस वक्त पढ़ते हुए तरबियत के दौरान कई चीज़ें वो तराश खराश जैसे होती है तो वो माशाल्लाह बिल्कुल होती गई और इस तरह रुझान भी बढ़ा वकालत के शोबे की तरफ। क्योंकि एक सवाल मेरे लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। एक तो मैं आपकी 24 साल सर्विसेज को तो देख ही रहा था, अब आपने बताया कि आपकी वालदा माजिदा भी इसी शोबे से मुंसलिक थी, तो मैं अगर इनके पुराने बात करूँ, यानी कि आपकी नानी और नाना की मैं बात करूँ, तो क्या हम मेरा ख्याल है अगर खवातीन एडवोकेट की बात करूँ तो गिनती की हमारी खवातीन लॉयर्स में से, मैं पूरी मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जबकि हमारी हिस्ट्री हम सब कहते हैं कि 200, 300, 400 साल पुरानी है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि ये उन चंद में से एक होंगी, मैं शुरू की खवातीन में से। तो सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि आपकी वालदा की तरफ आऊँ, आपके नाना और नानी को सलूट पेश करूँगा कि मेमन कम्युनिटी के इन बुज़ुर्गों ने उस वक्त ये फैसला किया कि आज अगर एक कामयाब लॉयर की सूरत में उज़्मा हमारे सामने मौजूद हैं तो इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मैं इनके नाना और नानी से लेकर फिर इनकी वालदा। अब थोड़ा सा अपनी वालदा की उस गोद का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जिस गोद से आपने परवरिश पाई है, और सिर्फ परवरिश ही नहीं पाई, आपने तो प्रोफेशन भी पूरा पा लिया वहाँ से। तो क्या वेल स्पोकन होना, आउटसाइड होना, उस वक्त आपके वालिद साहब
वालिद मोहतरम जो है वो क्या ये इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कितना स्पेस देते थे आपकी वालिदा को? मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड व्यू था इस चीज़ का, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा। मेरे ननियाल में मेरी नानी मरूमा को अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको तालीम का बहुत शौक़ था और वो हर लम्हा उस दौर में जब ना मोबाइल थे ना टीवी स्क्रीन कोई आम थी, वो एक्चुअल में मेरी अम्मी को पढ़ाने की बहुत शौकीन थी। मेरी वालदा जो है वो इकलौती थी और 6 भाई थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। तो वो हमेशा से मेरी वालदा को प्रमोट किया करती थी कि आप पढ़ो, और मेरी वालदा जो है वो उन्होंने उसी की जो है वो हमेशा उनकी तलकीन उनकी ताकीद को अपना समझे जेवर बना लिया और वो पढ़ती गई। शादी भी मेरी वालदा की छोटी एज में हो गई थी। फिर ससुराल जो मिला वो माशाल्लाह मेरे दादा और दादी वो भी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे और उन्होंने मेरी वालदा को फुल परमिशन दी कि वो अपना मास्टर्स, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी वकालत कंटिन्यू करे। हम बहन भाई भी छोटे छोटे थे लेकिन बहुत फैमिली सपोर्ट था मेरे फादर का। और आपका ससुराल? मेरा ससुराल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। एज़ पर मैंने 2002 में इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है एज ए मेंबर प्रोविजनल असेंबली एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो भी मुझे बड़ा माशाल्लाह सपोर्ट था। क्यों हम ससुरालों को इतना बदनाम करते हैं? ये तो मेरे तो हमारे तो ड्राइंग रूम में और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे नेचर में तो जितने भी आई ख़वातीन उन सब ने ससुराल की सपोर्ट से ही आगे बढ़े हैं। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर एक बात करने के लिए बिल्कुल मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आपका अपना बिहेवियर जो है ना वो शायद आपके कामों को या तो मुश्किल बना देता है या आसान कर देता है। तो शायद ये ख़वातीन जो बैठी हैं इनसे हमें सीखना ये है, ख़ास तौर पर नई बच्चियों को ये सीखना है कि अगर आपको एक्सेल करना है अपने किसी भी प्रोफेशन में तो इनसे सीखिए कि इन्होंने क्या वो गुर आजमाए, क्या पेश किया। पहले जिसे कहते हैं ना कि हम हुकूक से पहले ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, तो पहले ज़िम्मेदारी अदा करें फिर आपको आपके हुकूक मिलते रहेंगे। वैसी अंदाज में कामयाब ख़वातीन के तौर पे हो सकता है कि आप भी किसी न किसी जगह पर ऐसे ही अपना नाम पैदा कर रही हूँ। 1998 मैं तो जब उस एरा में ही जाता हूँ तो मुझे ख़वातीन का वाक़ई एज एन मेल अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेल डोमिनेशन माशरे में ही पनपे हैं, वहीं से हमने जो है ना ग्रो किया है कि 1998 में किसी ख़वातीन का काम करना और अपने घर से और फिर एग्जीबिशंस तक किसी चीज़ को ले जाना और नो डाउट के अपने काम को दुनिया को बताना बड़ा मुश्किल काम था। वो टास्क इतनी आसानी से हल नहीं हुआ होगा, मेरा ख्याल है इसमें कई पेचो खम आए हुए। देखें, अगर एक शेर बताती हूँ आपको, मैं एक मिसरा कहना चाहती हूँ कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, ठीक है। तो अगर आपके अंदर एक स्पार्क होता है ना, एक वेल होती है, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेरे केस में ये था कि मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, मतलब उन्होंने कभी किसी काम से रोका नहीं। उन्हें बुरा ज़रूर लगता था, मैं काम करती थी, मतलब एक होता है कि भाई क्यों करना है, ना करो, हाँ आराम से रहो, क्यों करना है, इतनी ख्वारी करना, ये करना, होटलों में जाना। ऑब्वियसली एग्जीबिशंस रमज़ान में 20 तैयारियों के लिए जो एक पूरा 20 दिन हम रमज़ान में बैठते थे, 20 दिन चांद रात में भी रात में। लेकिन ये कि वो इतने सपोर्टिव हस्बैंड की वजह से ये मुमकिन हुआ। दूसरे के माँ बाप, बच्चे छोटे थे, अम्मी अब्बू की बहुत सपोर्ट थी, तो मुझे कहीं भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब मुझे जो आप ये ससुराल का जो आप कह रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ से रोका हो। मेरे ससुर जब तक ज़िंदा थे वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैंने अभी 2 साल पहले जो मास्टर्स किया है, मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी, मैं काम कर रही हूँ। लोग कहते हैं ना तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन मेरे ससुर की और मेरे वालिद की, और आप यकीन करें उनकी इतनी ख्वाहिश थी कि वो शादी के बाद से मुझे वो कहते थे कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, फारिग नहीं बैठो। तो मतलब ससुराल बहुत सपोर्टिव था। और सबसे बड़ी बात है हस्बैंड, अगर आप उनके लिए 2 कदम चलते हैं ना, तो वो फिर आपके लिए 4 कदम चलते हैं। ये बात होती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें मिलता रहे, ऐसे नहीं होता है। लाइफ पार्टनर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब आप ऐसा होता है कि फिर आप जो कहते हैं ना, आपकी बात सुनी जाती है। क्या बात है, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना होता है। ये 2 ख़वातीन कह रही हैं कि पहले आप प्रूफ करें, इसके बाद आप जो चाहेंगी वो, हर चीज़ का एक वक्त मुकय्यन है, आप उस पर लिए कोशिश करते रहें। और दोनों ही ख़वातीन मेरे सामने ऐसी बैठी है जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहती तो आराम से हाउस वाइफ के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने इस पैशन को जारी रखा और इसी पैशन को आहिस्ता आहिस्ता जारी रखने की वजह से आज ये प्रोफेशनल ख़वातीन के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जेतपुर मेमन एसोसिएशन की जो लेडीज़ विंग है, इसमें इनका क्या किरदार रहा है, इस पर बात करने के लिए मुझे वक्फ़ा लेना होगा। वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। अब मैं प्योरली इनसे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँगा। हमारे साथ रहिएगा।
रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़े चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन और रहमत है मेहमान के हमारे इस एपिसोड में जो माहिर ख़वातीन, जो काबिल ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा मुनीरा सूज़र साहिबा और उज़मा इरफान एडवोकेट। इनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इनकी लाइफ और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हुई, अब तक की ज़िंदगी के हवाले से, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। अब थोड़ी सी बात मैंने कहा कि दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह जैतपुर मेमन एसोसिएशन की लेडीज़ विंग से इंतहाई डीपली वाबस्ता हैं। तो मुनीरा जी, मुझे ये बताइए कि कम्युनिटी सर्विसेज, अपने प्रोफेशनल लाइफ को तो आपने जिस अंदाज से डिस्क्राइब किया है, क्या इस किस्म की ख़वातीन स्ट्रगलिंग आपको स्पार्क जब आप कम्युनिटी सर्विस के अंदर आई तो आपको बेपनाह मुख्तलिफ ख़वातीन में नज़र आया होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें मौका ना मिला हो। कैसा देखा आपने इस स्पार्क को? देखिए, मेरा जो है मैं अपने स्टार्ट बताऊं कि मैंने अपना फेसबुक ग्रुप एक बनाया था जिसमें सिर्फ जैतपुर की ख़वातीन थी, ठीक है। तो मुझे उस पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ घर से कि ये आप सारी औरतों को एक जगह जमा कर रहे हैं। उस पर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि लोग ऐसे सामने आने लग गए कि जिनको ज़रूरत थी सिर्फ मोटिवेशन की, काम करना चाहती थी, घर में बैठ रही हैं, डायरेक्शन की, बिल्कुल लाइन ऑफ डायरेक्शन की। तो उस ज़माने में फिर कोविड आ गया। कोविड से पहले हमने कुछ ऐसे इवेंट्स किए कि हमने उनको एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, और अब आप समझें कि वो एक कारवां बनता गया, यानी कि अब हमें लोग फॉलो जब करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूसरे लोगों को आगे, जो खुद जिनको हमने आगे बढ़ाया वो दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वरना आपको पता है औरतों का मशहूर है कि औरतें जलती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमने जो है उससे स्टार्ट किया। फिर ये कि कोविड के दिनों में फिर मैंने घर से अपने राशन ड्राइव की, तो मेरे पास जो लोग हैं और बहुत एतबार करके भेज देते थे, मैं ये काम बहुत उससे कर रही थी। मेरा काफ़ी अरसे से मुझे ये था कि मेरे एक कोई वाज़े सोच नहीं थी, और मैं कहती थी अपने हस्बैंड से, मैं कहती थी कि मैं जब बिल्कुल रिटायर हो जाऊंगी ना तो मैं दारुस्सूकून ज्वाइन करूंगी। मतलब मुझे एक था, क्योंकि मेरे चचा डाउन सिंड्रोम थे, तो मुझे ये था कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूं। लेकिन फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया, उनके लिए भी काम किया। फिर आसिफ भाई हैं, आसिफ मजीद पानावाला, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हम विंग बना रहे हैं, आप चेयरपर्सन बने। तो मैंने फ़ौरन उनको हामी भर दी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि
एनवायरनमेंट आसिफ भाई के आने के बाद बहुत चेंज हो गया था जमात का, बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली आ गई थी। वो औरतों को बहुत ज़्यादा मौक़े फ़राहम करते हैं, मतलब ये कि हम जो कहते हैं तो वो हमें वो काम करने दिया जाता है, काम से रोका नहीं जाता। आपको वो स्पेस मिला, बल्कि पूरी उनकी टीम ऐसी है। फरहान मोतीवाला हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इमरान भाई हो जाएं, अमीन पानावाला हो जाए, मतलब कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर है वो। तो हम जो भी हम सजेशंस देते हैं, हम जो भी काम करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी आसानियाँ हमारे लिए मुहैया की जाती हैं, हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो मुझे ये खुशी हुई कि देखिए मैं बहुत बड़ी डोनर नहीं हूँ, मैं अपना वक्त दे सकती हूँ, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत कीमती है। तो मुझे सिर्फ ये फ़ायदा हुआ जमात के प्लेटफॉर्म पे आने से कि मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे एक जगह मिल गई जहाँ पे रह के मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो हम वहाँ पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स करते हैं जिनमें हम नए आने वाले जो घरों में काम करते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनकी सलाहियतों को आगे लाते हैं, साइड बाई साइड उनके फिर जो है मेरे ग्रुप पे भी उनको प्रमोट किया जाता है। मैट्रिमोनियल के लिए हमें स्पेशली बुलाया गया था कि भाई शादी ब्याह के बहुत मसाइल हैं तो आप करें, उस पर भी काम हो रहा है। शादी ब्याह के मसाइल पे मुझे ज़रूर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा टची सब्जेक्ट है, उस पर गुफ्तगू हमेशा करते हुए लोग एहतियात भी करते हैं। हाँ, दो तीन बातें ज़रूर कहना चाहूँगी। मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा माहौल के हवाले, माहौल का आपने जिक्र किया कि कम्युनिटी और जमातों का जो माहौल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ख़वातीन के लिए इतना साजगार माहौल है या नहीं? और नो डाउट के आसिफ मजीद पानावाला साहब ने एज एन सदर जे में जहाँ जहाँ भी कोशिश की है उसको आखिर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। उस्मा, आप आपको जब बताया गया कि जेतपुर में एसोसिएशन की लेडीज़ विंग है और आपको नो डाउट आप दोनों ही बाय बोर्न लीडर हैं, आपके अंदर जो ये जो जीन है ना वही बता रहा है कि आपने अपने आप को प्रूव करने की हमेशा कोशिश की है। तो कितना खुशाइन था उस्मा के लिए उस वक्त ये स्टेप, जेतपुर में एसोसिएशन और उसकी लेडीज़ विंग? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका फ़राहम किया कि जहां हम अपनी कम्युनिटी की ही लेडीज़ की नुमाइंदगी कर सकें। और हमारी जो लेडीज़ विंग की इब्तिदा हुई उससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेडीज़ के लिए नहीं था जहाँ वो फ्रीली अपने मसाइल का जिक्र कर सकें, या अपने आने वाले जो उनको ख़दशात हों, या कहीं वो किसी चीज़ को अप्लाई करना चाह रही हैं, या कम्युनिटी में कोई एक्सेस करना चाह रही हैं, कोई बात आगे पहुंचाना चाह रही हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने वो एज़ाज़ दिया था कि आसिफ भाई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ लेडीज़ की नुमाइंदगी करने वाला कोई मौजूद हो। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि कम अज़ कम हम अपनी बरादरी के लिए तालीम के एक ओहदे पे पहुंचने के बाद कुछ कर सकें। और वहाँ हमने जो है वो एजुकेशन के मयार को भी बच्चियों में बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो आपने कहा कि आपको ये मौका मिला, अब यकीनी तौर पर अगला स्टेप आपका था कि आपने उन खवातीन को मौका देना था कि वो फ्रंट लाइन पर आएँ और इनको इवेल्युएट करें, आप लोग उनको आगे लाएं एज पर कैपेबल, कौन कितना कैपेबल है। ये एक स्पार्क कितना देखा आपने खवातीन के अंदर? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पार्क है। लेकिन अल्ताफ़ भाई, हमारी जो वीमेन कम्युनिटी है, आपको पता होगा कि बीइंग फीमेल्स इतना ज़्यादा प्रमोट फैमिलीज़ नहीं करती हैं। अभी परसेंटेज और ग्राफ उतना ऊपर नहीं गया है, हम स्टिल ये सारी बातें समझते हैं। बट फिर भी जितने कम्युनिटी के लीडर्स हैं, ये कम्युनिटी के डोनर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन वाइज भी। और जब हम भी आए तो हमने यही किया कि छोटे छोटे इवेंट्स मुनक्किद करके कम्युनिटी को बूस्ट करके आगे लाने की कोशिश की। लेडीज़ की वर्कशॉप मुनक्किद की जिसमें ब्यूटिशन के कोर्सेज थे, और एजुकेशन के हवाले से जो मैट्रिक और 9th के स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, वाईकॉप, यूथ कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें मैडम ने भी क्लासेस दी, सॉफ्ट स्किल के टीचर्स को बुलाया, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैं लॉयर, एज ए लॉयर मैंने भी लेक्चर दिया वहाँ पर। तो हमने उन बच्चों को ये दिखाया कि अगर आप कैरियर ग्रोथ पे तवज्जो दें तो आप भी माशरे के एक फ़ाल रुकन बन सकते हैं, क्योंकि जब आप तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और हमने उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की कि आप छोटे छोटे बच्चों को जो 17-16 साल के होते हैं, बजाय उनको किसी शॉप्स पे लगा दें या रोज़गार हासिल करने की तगोदौ में लगा दें, उनकी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि माशाल्लाह जेतपुर कम्युनिटी एजुकेशन को बहुत काम कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो हमारी भी यही कोशिश थी।
तो अल्लाह ताला बस उसमें कामयाबी। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि कम्युनिटी ख़वातीन मेरे सामने बैठी हैं, मेमन कम्युनिटी की टिपिकल मेमन ख़वातीन जिसे हम नॉर्मली ऐसे ही हवा में उड़ा दिया करते हैं, लेकिन क्या इनके अल्फाज का चुनाव देखें, इनके बात करने का अंदाज़ देखें, मैं कितनी हाईली प्रोफेशनल, यानी कि मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी ख़वातीन, किसी भी मुआशरे की ख़वातीन के साथ अगर हमारी मेमन ख़वातीन की इन काबिल प्रोफेशनल्स को बिठाया जाए तो किसी तौर भी कम नहीं है। बात हो रही थी मैट्रिमोनियल, ये बड़ा टची सब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि शायद इस तरफ हमारी निगाह बहुत कम है और हम रसूमात पर ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं, बजाय ये कि हम टैलेंट की तरफ जाएं और कुछ स्कोप देखें, कुछ फ्यूचर की जानिब सोच रहे हों। क्या चीज़ देखती हैं और अब आपने मैट्रिमोनियल को किस डायमेंशंस पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं या सोचा है आपने? देखिए, बेसिकली तो आसिफ भाई का विजन ही यही था कि हम जो है मैट्रिमोनियल कमेटी बनाएं और हम उस पर काम करें। उनको मतलब अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना कुछ कर लेंगी ये हर चीज़ में कूद जाएंगी। तो वो भी हमने मैट्रिमोनियल भी रिश्ते भी करवाए। रिश्ते होने चाहिए, जितना हमारी एफर्ट्स है ना। पहले हम अपना नंबर नहीं देते थे, फिर अब हम सबके नंबर हर एक के पास हैं। सही। हमारी जो पूरी 5 लोगों की टीम है, हम जो एक्टिव मेंबर हैं, जो 4 उसमें हैं, तो उसमें मैसेंजर पे हमसे, व्हाट्सएप पे, आप हमारे नंबर पे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर लें। और फिर उनका बोलने का स्टाइल भी ऐसा होता है जो हमें संभालना पड़ता है कि वो हमें समझते हैं कि हम पूरा वक्त यही कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ जो मुझे हमेशा से खटकती है, वो आपसे भी पूछूंगा कि क्या डिमांड होती है लड़कों की? हाँ, मैं आपसे लड़के वालों की। हाँ, तो अब ये क्या चाहते हैं? देखें, एक तो ये कि हमारे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, ठीक है। औरतें ये चाहती हैं, जो लड़की की अम्मा हैं वो ये चाहती हैं कि उसकी बहुत अच्छी इनकम हो, घर भी अपना हो और रिश्तों के नाम पे लोग ना हो। समझ रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाएं उसमें ही कि कम लोग हों और बहुत सारा झंझट ना हो, ऐसी भी तवक्को होती है, छोटी फैमिलीज हों। लड़की वालों की ये तवक्को होती है कि उन्हें एजुकेटेड लड़की भी चाहिए, जिसको 1 to all सारा काम होता वो भी आई है। अच्छा, अब एक नई बात, ये नया रुझान एक मुझे देखने में आया फिर रमज़ान के दिनों में, कि अगर लड़का खुद जितनी भी एज का है, 40s में है, डिवोर्स्ड है या कुछ भी है, उसको लड़की अनमैरिड चाहिए। वो सेक्रीफाइस नहीं करते वो कि भाई हम, मतलब कहीं ना कहीं आके आपको रुकना पड़ता है ना, सही बात है। कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही बुराई हमारे अंदर जो है, हमारे मेमन्स में, मैं बहुत माजरत के साथ, बहुत बिल्कुल, आज ये प्लेटफॉर्म ओपन है, हम जब तक ये आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स नहीं देंगे हम इसला नहीं कर पाएंगे। अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बता रही हूँ मिसाल कि मेरे यहाँ जो आपने कहा ना 1998 से मैं काम कर रही थी, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे और मेरे बच्चे माशाल्लाह मामा पारसी से पढ़े हैं। आपको पता है वो स्कूल के साथ फिर कितना वो, और बहुत अच्छे वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा तगड़ो का काम होता है। में A levels किया उन्होंने, बच्चों ने मेरे, और माशाल्लाह पास आउट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से हुए और दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी अपनी अपनी फील्ड में आ गए हैं। आपके सामने मैं बिठा दूं तो आप कहेंगे कि वाकई में वो ना, तो मेरा पता है पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, लोग हंसते थे मुझ पर। मेरे घर पर रिकॉर्ड है कि कोई औरत घर पर नहीं आई है मेरी बच्ची को देखने। आप इस बात पे बिलीव करेंगे? बहुत बड़ी बात। हाँ, मैंने कहा था कि ठीक है, अगर आपको देखना है आप कहीं भी देख लें, और लेकिन लड़के का प्रोफाइल आप पहले मंगाएं। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा, आप बिलीव करें या नहीं, कि इसकी शादी कैसे होगी। मैंने सिर्फ पढ़ाया, अच्छा ये डिग्री लेनी है, अच्छा इस कॉलेज में जाना है। मेरी बेटी 17 साल की, 16 इयर्स में USAID का प्रोग्राम था, सिस्टर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें वो गई है US और उसने वहाँ से एक शॉर्ट कोर्स किया और सारा ख़र्चा US वालों ने उठाया। तो मतलब मेरा मकसद ये था। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम ये रिवाज ख़त्म कर दें कि औरतें घर पर देखने आएंगी, हम उनके सामने टेबल सजाएंगे और फिर वो किसी छोटी सी बात को लेके आपकी बेटी को रिजेक्ट कर देंगे। ये बहुत ही एक तकलीफ़देह अमल है। फिर प्लस ये कि मेरा विज़न ये था कि मैं जहेज़ नहीं दूंगी और मैंने नहीं दिया। मैंने नहीं दिया। जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते मिल जाते हैं। मिल गए। इन औरतों को मेरा पैगाम है, हाँ, कि कुछ भी नहीं, इवन कि वो जो हमारे यहाँ बास्केट्स दी जाती हैं ना, कि ना मिठो मुँह आए तो भाई इतनी बास्केट विन्नी, ड्राई फ्रूट जी विन्नी। मेमनों का प्रोग्राम है तो थोड़ा मैं चाह रही कि मैं मेमन बोलूँ। हाँ, ना ई भी विन्नू, ना गाल पक्की थी है तो वो क्या कहते हैं, पेरामड़ी जाएगी, कुछ नहीं, नथिंग।
मैंने पहले ही जब बात पक्की पे उनको बास्केट दी तो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कहा कि ये क्या है, ये आप लोगों में, ये वो लोग उर्दू स्पीकिंग हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर पे किसी को देखने नहीं बुलाया तो मेरी बच्ची रह गई, उसके लेवल का लड़का। तो देखें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जिसकी कोशिश हम कर सकते हैं। जितना बिछेंगे लोगों के आगे, लोग आपको कारपेट समझ के रोन देंगे। आपकी ज़िंदगी का सबसे मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपका बेटा या बेटी तालीम हासिल कर ले। आप अपनी बेटी के जहेज़ के लिए 20 लाख क्यों जमा करके रखते हैं? आप उसको पढ़ाते नहीं हैं। मुझे दुख होता है, आप यकीन करें, बहुत दुख होता है हमारी कम्युनिटी के लोगों पे। बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे। अच्छा हल्की यूनिवर्सिटी में डाल दो, चलो हल्के स्कूल में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये वक्त मुझे कम पड़ जाएगा, मैं लिटरली कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक की तरफ मैं और आप निकल गए हैं ये वक्त मुझे बहुत कम पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इसको मैं इस अंदाज सबको ये वहाँ टॉपिक ही ये हो। क्या टॉपिक छेड़ा आज मुनीरा साहिबा ने कि मेरे दिमाग की चूल्हे हिला दिए इन्होंने। और मैं खुद भी एक वाक़या, इससे पहले भी आप सब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ रैंडम होता है, हमारे यहाँ बच्चियाँ जिनको इतने नाजो नम से हम लोग पालते हैं, रैंडम दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं तो एक खातून है, एक छोटी सी बच्ची, आपकी बेटी को देखना है। हाँ। ये आम सी बात है। एक ज़माना था कम से कम थोड़ी सी कदरें थी हमारी, लोग कहीं तस्वीर मंगवा लिया करते थे, लोग किसी वीडियो मूवी में देख लिया करते थे कि ये बच्ची, आप तो बच्ची के साथ आए हैं, नॉक किया। और फिर मैं हैरान हूँ, एक और वाक़या मैं आपको सुनाऊँ और आज मैं मीडिया के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ देख के फिर आप ही से पूछते हैं कि बताइए कोई और बच्ची है आपकी नज़र में हमारे बेटे के लिए, आपकी बिल्डिंग में रहती हो या आपके आसपास कहीं रहती हो। कितना बड़ा जुल्म है ये किसी माँ बाप के साथ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मैं पब्लिकली हमें इसको एड्रेस करना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को इतना कैपेबल बनाना है। आखिरी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लूँगा क्योंकि आपसे जो सवाल मुझे करना था वो अब किसी और तरफ चले गए हैं प्रोग्राम को, लेकिन मैं आखिरी तरफ जिस डिस्प्यूट्स की आप लॉयर हैं और कम्युनिटी में, बल्कि मैं नॉन कम्युनिटी की भी बात करूँ, किन मसाइल या किन फैमिली डिस्प्यूट्स को आप सबसे ज़्यादा देख रही होती हैं और उसका हल क्या तजवीज़ करती हैं एज एन सीनियर लॉयर उज़मा? देखिए बेसिकली जो खानगी के मसाइल हैं या शादीशुदा ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं वो ब्याह बीवी में नाचाकी की सूरत में हमारे सामने ज़्यादातर आते हैं। उसमें यही होता है कि या तो लड़का आजकल के हालात की जो मैं बात करूँ करंट, तो वो यही हो गया है कि बेरोज़गारी इस कदर आम कमा नहीं रहा या उतना नहीं कमा रहा जितना माश का मसला इतना हो गया है और महंगाई इस कदर हो गई है कि मर्द अपनी तमाम तर सलाहियतें लगाने के बाद भी उस डिमांड या उस लेवल को पूरा नहीं कर पा रहा जो एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं जिसमें हमारे पास मेंटेनेंस के बहुत केसेस आते हैं। कहीं पर ये भी हो रहा है आजकल, मैं नाम तो कहीं कोट नहीं कर सकती आपको, लेकिन मेरे रीसेंट प्रैक्टिस में ही बात आ रही है कि दूसरी शादी कर ली गई है और फर्स्ट वाइफ को ना आप केटर कर पा रहे हैं, ना उनके 2 बच्चों को, और ना सेकंड वाइफ को, वो भी मुकदमा चल रहा है मेंटेनेंस का, और पहली वाइफ और बच्चों का भी मुकदमा चल रहा है। तो ये एक अजीब ही हमारे साथ मुअम्मा बन गया है। अब हम एज अ लॉयर अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो कोर्ट्स या लॉयर अपने जेब से नान नफ़का तो नहीं पे कर सकते किसी ऐसी खातून को जो घर चलाना चाहती हो या अपनी दाल रोटी में गुजर बसर करना चाहती हो। इस्लाम में भी शौहर के ज़िम्मे जो है वो नान नफ़के की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मसाइल इस कदर हो गए हैं कि बेसिक इशू तो ये है। सेकेंड इशू की जो मैं आपसे बात करूँ वो मैंने ये देखा है कि अगर सेपरेशन हो गई या डिवोर्स हो गई या खुला ले ली तो फिर आ जाता है बच्चों का मसला। बच्चों में इस कदर लिटिगेशन होती है कि अगर लड़के के पास होते हैं बच्चे तो जो वालदा होती है बच्चों की वो कहेगी मुझे मिलना है, वो देना नहीं चाहेगा। अगर वालदा ले लेगी तो उसके पास ये इशू होगा कि उनको पाले कैसे, फिर अखराजात वो बाप से मांगती है। तो वो मीटिंग के नाम पे जो खींचा तानी बच्चों को होती है वो मेरे लिए सबसे तकलीफ दे अमल होता है। सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का होता है। बच्चे मेंटली इतने स्ट्रेस आउट होते हैं और इतने ज़्यादा वो इस चीज़ को फील करते हैं। अदालतों का माहौल, वहाँ अपेयर होना, फिर 15 मिनट बाप के पास बैठना, फिर माँ की शक्ल की तरफ देखना। जब मैं कोर्टों में ये मीटिंग हॉल में देखती हूँ मंज़र, तो यकीन करें कभी कभी रिक्कत आमेज़ मेरा होता है सीन के माँ के पास जो बच्चा होता है वो बाप से नहीं मिलना चाह रहा होता, बाप के पास जो बच्चा होता है वो माँ को नहीं देखना चाह रहा होता। अजीब ही एक खींचातानी का वो होता है उसमें हमेशा। जहाँ तक आपने एडवाइस की बात की, तो मैं लड़का या लड़की या जो भी वालिदैन होते हैं जो एक अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू कर चुके होते हैं
उनको मैं हमेशा ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखें, इस्लाम ने भी हुक्म दिया है सब्र और इस्तकामत के साथ चलें, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक ख़ानदान को चलाने के लिए तहम्मुल से चलानी पड़ती हैं, उसमें हमें कहीं कहीं हर चीज़ से बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज़ हमारे अप टू मार्क लेवल पे मिले, बिल्कुल ऐसे नहीं हो और सकता। हम बहुत अच्छी ही ज़िंदगी बसर करें। शादी से पहले होता है कि हमने बहुत हसीन ख्वाब देख लिए, फैंटेसी लाइफ उसी फैंटेसी वक्त होती है। माहौल, लेकिन बाद में हमें टॉलरेट करना पड़ता है, और वही कामयाब ज़िंदगी हम गुजारने का राज कह सकते हैं। हाँ नाज़रीन कराम, मैंने कहा ना वक्त कम पड़ जाएगा आज, और घड़ी की सुई मुझे बता रही है कि हमें अब इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की तरफ ले जाना है, और इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले मैं आखिरी चंद अल्फाज ज़रूर चाहूँगा आपसे कि जो जर्नी आपकी लाइफ की रही है, शायद हम उस काबिल तो नहीं हैं, लेकिन मेमन टीवी की भी अपनी एक जर्नी है, और गुज़िश्ता 3-4 सालों में हमने कोशिश की है, ख़ासतौर हमारे CEO अली कोडिल साहब ने। कैसे देखती हैं अली कोडिल की इस जर्नी को? और दी मेमन टीवी आज जिस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, इसका आगाज़ जो है वो मोबाइल से बनी हुई रिपोर्ट्स और न्यूज़ हुआ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वेल इक्विप्ड मैं कहूँगा। कैसे देखती हैं मुनीरा जी? देखिए, अली ने बहुत मेहनत की है, और अली का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है ना, मतलब डाउन टू अर्थ है। मैंने ये देखा उसको, आजिज़ी जिसको कहते हैं, हर एक से अच्छे से मिलना, और बहुत प्रेशर में भी काम करना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो एक इंसान को आगे बढ़ाती हैं, कि हर किसी को वो लेके चलता है, मतलब वो किसी एक जगह मखसूस नहीं हो जाता। ये चीज़ें बहुत हैं, और हमारे लिए तो बिल्कुल वो बच्चों की तरह से, हमसे वो जिस तरह से मिलते हैं अली, बिल्कुल। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत तरक्की की है, अल्लाह पाक इसको और तरक्की दे माशाल्लाह। और उस्मा जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि मेमन टीवी को जब इब्तिदा में मैंने जे में ज्वाइन किया, तब से अली भाई को देखा वहाँ पर, और जब वो आते थे और सारी रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग चल रही होती थी, तो बहुत मुस्तैद तरीके से और हर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करना, और माशाल्लाह उसको जिस सतह पे लेकर आ गए और HD TV तक पहुंच गए, तो ये एक खुद कामयाबी है, और अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ दे, हम उसके लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन कराम, मैंने कहा ना कि तशनीकी बहुत है आज के इस प्रोग्राम में, और मैं वादा लेता हूँ एक बात कहना बिल्कुल, चाह रही जरूर जरूर प्लीज़, कैमरा हाजिर अच्छा, है। आप छोटी सी बात है तो बहुत बड़ी, लेकिन छोटी सी बात है, वो मैंने उज़मा से डिस्कस की थी कि मुझे ये कहना है कि देखें, हमारे जो सारे मेमनों के बच्चे हैं ना, बहुत बड़े बड़े आला स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं उस लेवल का कोई मेमन स्कूल नहीं देख रही। हमारे इतने डोनर्स हैं, हमारे बड़े बड़े मतलब सनतकार हैं जो कि ये कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एक छोटा सा स्कूल है हमारा, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगी, हमारी कम्युनिटी के अलावा, वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ रखा, लेकिन क्या हमारे मेमन जो सनतकार सारे हैं, एक सवाल है मेरा उनसे, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जो मैंने अपने बच्चों के स्कूलों का नाम लिया, तो उस स्टैंडर्ड का स्कूल हम क्यों नहीं कायम कर सकते हैं कि हम वैसा स्कूल कायम करें, और हम उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी खोलें, और जहाँ जहाँ मेमन बच्चे हैं उनको हम, जहाँ वो 40-50 हज़ार फ़ीस दे रहे हैं, तो एक गरीब का बच्चा भी ना, मतलब हमारा डबल स्टैंडर्ड है कि गरीब का बच्चा हुसैनाबाद के स्कूल में पढ़ेगा 1200 में, मेरा बच्चा पढ़ेगा 40,000 वाले स्कूल में, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को मीट करना होगा, इस स्टैंडर्ड को मीट करें। हमारी मेमनों में बहुत काबिल एजुकेटर्स हैं, बहुत काबिल टीचर्स हैं, आप उनको उठाएं। मेरी ये आपके मेमन टीवी के तवज्जुद से जितने हमारे सनतकार हैं, बड़े मुखय्यर हजरात हैं, ठीक है, आप राशन ड्राइव करें, आप जो भी करें काम, बहुत अच्छा आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप एजुकेशन पे पैसा दे रहे हैं ना दूसरे स्कूलों के लिए, उसकी बजाय आप अपने एक स्कूल कायम करें, स्टार्ट करें। हम अपने बिला मुआवजा वॉलंटियर आपको तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, आपको हमारी एक्सपर्टीज जो भी होंगी। बहुत खूब, ये एक आइडिया है, नो डाउट इस पर कुछ बुनियादी लेवल के काम हो रहे हैं, मैं इस पर शायद इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट एक स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल की ज़रूरत ज़रूर है हम कम्युनिटी को, बल्कि एक नहीं है, लेकिन एक के बाद एक बनता चला जाएगा, पहला बीज बोने की ज़रूरत है।
तो कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है इस तरफ भी पेशरफ होनी चाहिए, और ये 2 ख़वातीन बल्कि और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर वॉलंटरली अपने वसाइल भी इस्तेमाल करेंगे और अपनी एफर्ट्स को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीरा सूरज साहबा आपका हमारे साथ रहने के लिए। उज़मा एडवोकेट साहबा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के प्रोग्राम को, आज के इस रहमत मेहमान को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ इन दोनों ख़वातीन से आइंदा किसी नशिस्त में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर इनसे बात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे दोबारा। अल्लाह ने के पान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।